रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन को दो टूक, कहा एलएसी से चीन को हटना ही होगा पीछे, शांति से बात करके दोनों देशों को निकालना होगा हल। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मी तेज, सीएम नीतीश के दलित कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा सत्ता में आने वाले पर युवाओं के लिए रोजगार करेंगे सुनिश्चित। आजम खां पर एक और शिकंजा, लखनऊ गाजियाबाद में हज हाउस के निर्माण की होगी जांच, मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एसआईटी से जांच कराने के दिया आदेश। देश में कोरोना के मामले 40 लाख के पार, बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 86,432 नए केस सामने, 1,079 लोगों की गई जान। नमस्कार, पांच के पंच में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। आज पांच के पंच में सबसे पहले दिखाएंगे आपको सुशांत केस में लगातार हो रहे खुलासे के बारे में, और इस बार दूसरे नंबर पर जो है इसके बाद आपको चीन पर भारत सख्त है और अब लगातार चीन को मात दे रहा है भारत, इसका भी जिक्र करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आजम खां पर योगी सरकार का हंटर जो लगातार चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो बढ़ते कोरोना केस को लेकर अपडेट की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, और इसी कोरोना को लेकर दिल्ली में डीटीसी बसों के क्या हाल है इसको लेकर भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो आज ये 5 बड़ी तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसकी विस्तृत जानकारी देंगे। तो पांच के पंच में आज इन्हीं 5 खबरों का होगा विस्तार से विश्लेषण, और इसके साथ ही आपको तमाम जानकारियां भी देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सुशांत मौत की जांच का एक एंगल जो है ड्रग्स मामले की ओर घूम गया है। इस मामले में आज एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के भाई शौबिक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 4 दिन की रिमांड मिली है। इस मामले में एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम एविडेंस पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी आगे कार्रवाई हो सकती है। एनसीबी के अधिकारी मुथा अशोक जैन ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की जाएगी। तो जानकारी के मुताबिक रिया कल एनसीबी के सामने पेश होंगी, और इसके साथ ही एनसीबी ने शौबिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा और कैजान को एनडीपीसीएस कोर्ट में जो है पेश किया है, और इसके साथ ही एनसीबी ने कोर्ट से शौबिक और सैमुअल की 7 दिन की रिमांड की मांग भी की थी, लेकिन कोर्ट ने इन दिनों आपको बता दें इन दोनों की 4 दिन की जो रिमांड है उस पर भेज दिया है, यानी कि शौबिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड पर रहेंगे ये लोग, और इसके साथ ही इसके अलावा जो है कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश भी दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि शौबिक चक्रवर्ती की तरफ से रिया के वकील सतीश मानशिंदे बचाव कर रहे हैं, और वो उनकी एनसीबी की जो कस्टडी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि शौबिक का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है, ऐसे में एनसीबी उन्हें रिमांड की मांग नहीं कर सकती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर बहस हुई। कोर्ट में पेश करने से पहले शौबिक, सैमुअल, जैद और कैजान का जो है मेडिकल टेस्ट भी हुआ, तो इसके साथ ही उनका कोरोना टेस्ट हुआ है जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं मेडिकल टेस्ट की सभी रिपोर्ट भी सही आई है। तो आपको बता दें रिपोर्ट आने के बाद एनसीबी की टीम जो है चारों लोगों को लेकर एनडीपीएस कोर्ट के सामने पेश किया है, जिसके बाद से अब 4 दिन के रिमांड पर हैं। तो भारत की चोट के बाद बौखलाया चीन अब पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। चीन भारत को मात देने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहा है, लेकिन चीन ये भूल रहा है कि भारत की कूटनीतिक कि उसके ऊपर हमेशा भारी पड़ने वाली है। अगर चीन इस बार फिर कोई चाल चलता है तो इतना तो साफ है कि ड्रैगन के फन को भारत को कैसे कुचलना है वो उसे अच्छे से पता है। रिपोर्ट देखिए।
भारत की मार से बौखलाया चीन। पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रैगन रच रहा है साजिश। नेपाल के साथ भी साजिश कर रहा चीन। भारत की कूटनीति से हारेगा चीन। चीन को मात देना भारत को आता है। गलवान से लेकर ब्लैक टॉप तक हर जगह भारतीय सैनिकों के आगे भत पिटवा चुका चीन अब पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन अब पाकिस्तान के टैंकों को उन्नत करने में जुट गया है। भारत की मार से बौखलाया चीन नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए करोड़ों रुपए झोंक रहा है। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि उसकी हर चालाकी पर भारत की कूटनीति भारी पड़ने वाली है। जानकारी के मुताबिक चीन ने नेपाल में कई भारत विरोधी संगठनों को फंडिंग की है। वो अब तक भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए बांट चुका है। ये रुपए भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन के लिए दिए गए हैं। चीन की कोशिश है कि भारत नेपाल में सीमा विवाद को हवा दी जाए, साथ ही नेपाल में भारत के प्रभाव को खत्म किया जाए। देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक मई महीने में जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीन की सेना की हलचल की बात सामने आई थी, उसी वक्त नेपाल ने उत्तराखंड के 3 इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने की जुर्रत की थी। इसमें लिपुलेख भी शामिल है, जो भारत, नेपाल और चीन के बीच एक ट्राइड जंक्शन है। नेपाल की इस हरकत के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन की साजिश में नेपाल छोटा सा मोहरा है। उसका सबसे बड़ा मोहरा है पाकिस्तान, जो अपने आतंकवादी चाल, चरित्र और चेहरे के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। पाकिस्तान अपनी भद इतनी पिटवा चुका है कि वो किसी भी देश के सामने सर ऊंचा कर बात नहीं कर सकता। खबर है कि चीन पाकिस्तान की सेना को टैंक की टेक्नोलॉजी बेच रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। लेकिन चीन शायद भूल रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जानकारों की माने तो चीन VT-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दे रहा है। VT-4 चीन का प्रमुख युद्धक टैंक है, जिसे MBT-300 भी कहते हैं। चीन में बने VT-4 टैंक को 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल PLA करती है। दरअसल पाकिस्तान के 350 टैंकों को बेहतर करने के लिए चीन अपने VT-4 टैंक की टेक्नोलॉजी बेच रहा है। चीन पाकिस्तान को 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में मदद दे रहा है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए चीन हर साल 25 अल खालिद 1 टैंक तैयार करने में पाकिस्तान को सैन्य सहायता देगा। रक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार चीन की कंपनी NORINCO पाकिस्तान की T-85 टैंक का अपग्रेडेशन भी करेगी। इसके लिए पाकिस्तान और चीन के बीच सहमति बन गई है। पाकिस्तान के खराब पड़े 90 T-85 टैंकों की मरम्मत भी चीन करेगा। भारतीय सेना चीन की इस चाल से पूरी तरह वाकिफ है और इससे निपटने की रणनीति तैयार कर रही है।
जनरल बिपिन रावत कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार छेड़ा हुआ है। वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान उत्तरी सीमा पर हमारे लिए कुछ मुश्किल खड़ा करना चाहता है। लेकिन वो इसमें नाकाम होगा और उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और शायद पाकिस्तान ये गलती नहीं करेगा, वरना भारत के हाथों उसकी पिटाई तय है। इतना उसे अच्छे से पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो 5 के पंच में तीसरी खबर है सपा नेता आजम खां से जुड़ी हुई। सपा नेता आजम खां भले ही जेल में सजा काट रहे हों, लेकिन उनकी मुसीबतें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर आजम खां योगी सरकार के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि इस बार योगी सरकार आजम खां की ओर से बनवाए गए गाजियाबाद और लखनऊ का हज हाउस की जांच करवाने की तैयारी में लगे हैं, जिसके लिए राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पीएम जन कल्याण योजना के तहत अल्पसंख्यक विभाग में कराए गए कार्यों की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आजम खां की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। फिर बढ़ी आजम खान की मुश्किलें। आजम खान पर यूपी सरकार का शिकंजा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल अब यूपी की योगी सरकार आजम खान के बनवाई गई गाजियाबाद और लखनऊ हज हाउस की जांच करवाने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक आजम खान की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां हुई थी और इसे पुख्ता करने के लिए जांच करवाई जाएगी। इस जांच के बाद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने बतौर मंत्री आजम खान के कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग में हुए कामों की जांच करवाने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार को सूचना मिली थी कि इस विभाग में गड़बड़ियां हुई थी, जिसके चलते जांच करवाने का फैसला किया गया है। इस बारे में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पीएम जन कल्याण योजना के तहत अल्पसंख्यक विभाग में कराए गए कार्यों की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि इससे पहले फरवरी में प्रशासन ने गाजियाबाद में बने हज हाउस को एनजीटी के आदेश पर सील कर दिया था, क्योंकि इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, जिस वजह से इससे निकलने वाला पानी हिंडन नदी के पानी को गंदा कर रहा था। इससे पहले शुक्रवार को आजम खान के जौहर ट्रस्ट के जरिए यूनिवर्सिटी के लिए कब्जाई गई जमीन के मामले में सपा नेता के 9 और करीबियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने ट्रस्ट के ओहदेदारों और मेंबरों का नाम भी जमीन कब्जाने के मामले में शामिल किया। सभी आरोपियों को दफा 41A के तहत नोटिस भी जारी किया जा चुका है। बता दें कि मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी आजम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वैसे ही पहली बार नहीं है जब आजम किसी मुसीबत में फंसे हो। मालूम हो कि आजम पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। आजम खान पर दर्ज मुकदमों की तादाद लगभग 76 है। इनमें से कई मामलों में उन्हें बरी भी किया जा चुका है, जबकि कुछ मामलों में आजम खान सजा काट रहे हैं। आजम खान अभी पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। इससे पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगस्त महीने के आखिरी दिनों में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सपा सांसद 15 दिनों के अंदर स्वयं ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
जहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों पर। सत्ता के गलियारों में जब मचता है शोर, एक दूसरे को कुर्सी से हटाने का लगता है जोर, सरकार बचाने को होता है जोड़ तोड़, पाला बदलने को होती है भागदौड़। जब राजनीतिक घटनाओं से देश में आता है उबाल, तब हम मापते हैं राजनेताओं का सियासी तापमान। देखिए सत्ता का टेम्परेचर। कभी नहीं सोचा था ऐसा जी। न घर वालों ने भी कभी सोचा होगा कि हमारा बेटा राजनीति में जाएगा जी। और न अपने को कल्पना थी कि हम कभी राजनीति में जाएंगे। न जी भर के देखा न कुछ बात की। हर कलाकार को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्या अध्यात्म है, क्या सेवा है, और अध्यात्म कहने से नहीं होता, उसके पीछे एक सेवा बड़ा अंग है, बड़ा शक्तिशाली अंग है। मैं जनता के आशीर्वाद से 2007 में पहली बार मैं विधायक बना और पहली बार ही मुझे टिकट मिला था। जो भी करें वो वतन के लिए करें। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा वो किसी से कम नहीं। उत्तराखंड में ऐसी एक भी चीज मुझे ऐसी नहीं लगी कि ये यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर है। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे। भारत में शुक्रवार को कोरोना के केस 40 लाख के पार हो चुके हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि 30 से 40 लाख केस होने में महज 13 दिन का समय लगा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 87,800 नए केस दर्ज हुए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। लगातार 3 दिन से कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल आ रहा है और अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत 40 लाख कोरोना केस वाला तीसरा देश बन चुका है। कोरोना की रफ्तार की बात करें तो भारत में कोरोना के पहले केस से 10 लाख का आंकड़ा पार होने में लगभग 168 दिन लगे, लेकिन इसके बाद 20 से 30 और फिर 40 लाख का आंकड़ा पार करने में मात्र 50 दिन लगे हैं। दूसरे देशों से तुलना करें तो ब्राजील में 75 दिनों में 40 लाख मरीज हुए थे, जबकि अमेरिका में 86 दिन लगे थे। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में कोरोना की मृत्यु दर बाकी देशों के मुकाबले जो है वो काफी कम है। तो देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में आंकड़ों की अगर बात करें तो लगातार आंकड़ों में जिस तरह से उछाल आ रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है, लेकिन मृत्यु दर कम है। और इसके साथ ही रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा सही आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा संतोष है। वहीं भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते केस को लेकर लोगों में डर का माहौल तो है, लेकिन वहीं अभी 40 लाख के करीब केस आने के बाद सरकार भी गंभीर दिख रही है। भारत में मृत्यु रेट लगातार गिर रही है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कोरोना का डेंजर रूप देखने को मिल रहा है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में अब रोजाना ही नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की वजह से लोगों में काफी ज्यादा डर देखा जा रहा है। कोरोना की वजह से लोग लगातार भयभीत हुए हैं और अपने घर में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल जो दिल्ली की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर देश स्तर की बात करें तो कोरोना के मामले में भारत भी तीसरे स्थान पर हो गया, क्योंकि लगातार आंकड़ों में उछाल आ रहा है। और पिछले 10 दिन की बात अगर करें तो कई मामले ऐसे सामने आए हैं जो कि बेहद चिंताजनक है। और इसके साथ ही देश के साथ साथ राज्य की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के सीएम, वो लगातार इस पर लगाम कसने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करवाने के लिए पहले तो सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन था, इसके साथ ही अब जो है इसे हटाकर सिर्फ रविवार कर दिया गया है। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से जो है कोरोना पर नियंत्रण कसने के लिए तमाम नियम कानून उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, दिल्ली सरकार जल्द मेट्रो सेवा शुरू करने वाली है। इसके साथ ही डीटीसी बसों में हमने पहले भी
आनंद विहार बस अड्डे की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन आज कश्मीरी गेट बस अड्डे पर हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि बढ़ते कोरोना के मामले जो हैं उसका जिम्मेदार कौन। रिपोर्ट देखिए। आईएसबीटी की ग्राउंड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जब हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो हमने वहां की तस्वीरों में वो देखा जो शायद सरकार की नजर से बच गया था, या शायद इस स्थिति के बारे में सरकार ने सोचा ही नहीं होगा। वहां पहुंचकर हमारे रिपोर्टर ने जब लोगों से बातचीत की तो पता चला कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्त पालन के चलते उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय, जहां पे केंद्रीय सचिवालय और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के कर्मचारी यहां से बस पकड़कर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। आज उस टर्मिनल पे हम आपको लेके आए हैं। आप यहां की जो भीड़ देखेंगे और जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की अगर बात करेंगे तो आप खुद ही इस विजुअल को, इस वीडियो को जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना मेंटेन हो रहा है और कितना मेंटेन नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को लेके। लोग ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे लग रहा है कि अब वो आज शाम में घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हमने कई लोगों से बातचीत की, उनका साफ कहना है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। 20 पैसेंजर ही एक गाड़ी में बैठाए जाते हैं और 3-3 घंटे 4-4 घंटे घर जाने के लिए बस का इंतज़ार करना पड़ता है। और यहाँ लिमिट कर्मचारी होते हैं जो लोगों को बस में चढ़ाने का व्यवस्था देने का काम करते हैं। आपको मैंने जो यहाँ की जो व्यवस्था है आप देखेंगे कि कोई निर्धारित लोकेशन नहीं किया गया, कोई सीरियल नंबर लिखा नहीं गया है कि किस लाइन में कौन पैसेंजर जाएंगे, किस नंबर की बस जाएगी। हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि थोड़ा अपने पीछे जो भीड़ है उसको थोड़ा दिखाइए आप। पूरी भीड़ आप देखेंगे कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच पीछे जो भीड़ है उसको आप दिखाइए। इसमें महिला, पुरुष, यंग, सीनियर सिटीजन सब एक साथ आपको खड़े मिलेंगे। हर एक इंसान की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर भी आपको नहीं मिलेगी देखने को। लोगों से बात करने के बाद ये उन्होंने बताया कि बस की कमियां हैं और बस में कम से कम पैसेंजर बैठाने के कारण भी लोगों को घंटों खड़ा होना पड़ता है। आप सामने देखेंगे कि बस आ रही है, उस तरफ भी काफ़ी लंबी लाइनें हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बस आएगी और वो बैठेंगे उस बस में। क्या स्थिति लग रहा है यहाँ बस टाइमली मिल जाती है? सारा समस्या और क्या है, बस जो है खड़े रहो यार लाइन में 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, यहाँ कोई बस ही जो समझे यही है बस और कुछ नहीं। परेशानी है। हाँ, वहाँ लगे रहो पूरा, वहाँ से आते रहो। आइए हम आपको पूरी लाइन दिखा रहे हैं। ये काउंटिंग करके लोग जाते हैं और एक गाड़ी में कितने पैसेंजर जा पाते हैं? 17 या 18 ले जाते हैं उससे। हाँ जी। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि सीटिंग वाइज हो जाए, वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग को तो फॉलो कर नहीं रहा रूल। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा जी, नहीं हो पा रहा है। अब देखिए ये गैदरिंग, ये भीड़, अब देखिए कैसे लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं, आपस में बहस हो रही है। क्या व्यवस्था है? ये डेली की कहानी है? ये डेली की कहानी है। आप रोज आया करिए, रोज देखा करिए, यहाँ बहुत बुरा हाल है। ये सुबह शाम दोनों समय यही हालत होती दोनों टाइम पहले 2-2 घंटे लाइन लगानी पड़ती है, उसके बाद बस में नंबर आता है। आप कहाँ से आते हैं और कहाँ जाना है? मंगोलपुरी से आते हैं और मंडी हाउस जाना होता है। अब यहाँ से मंगोलपुरी जाना है। डेली का आपका सफर एक दिन का कितने घंटे का हो जाता है? टोटल घर 6 घंटे का हो जाता है लगभग। 6 घंटे का सिर्फ आना जाना। ड्यूटी है उसके अलावा? जी नहीं, आना जाना सिर्फ बस में। और 8 घंटे की ड्यूटी। 8 घंटे की ड्यूटी। बसों में तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन उन बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ नहीं है। लोगों का यही कहना है कि अगर हम बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बस स्टैंड पर खड़े हो सकते हैं तो बसों में ही क्या दिक्कत है। बसों के नाम पर घंटों इंतजार करना पड़ता है, लाइन में खड़े होने की पूरी व्यवस्था नहीं है, टेम्परेचर चेक के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है।
सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, बसों को चलाने वाले ड्राइवर भी परेशान हैं। उनका कहना है कि पैसेंजर्स को समझाने के लिए उनसे कई बार तो झगड़ना पड़ता है, लेकिन इन सब समस्याओं से ज्यादा बड़ी तो कोरोना की समस्या है। लेकिन सिर्फ सरकारी वाहनों के नियमों के पालन से कोरोना पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती है। उसके लिए सड़कों पर चल रहे हर वाहन पर इन नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। समस्या ये नहीं है कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से किया जा रहा है, बल्कि समस्या ये है कि सफर करने वालों की संख्या चलने वाले वाहनों से कहीं ज्यादा है। सरकार तो सतर्कता बरत रही है, लेकिन संसाधनों पर जोर ज्यादा है। रवि कुमार, नीरज, दिल्ली, नेटवर्क 10। तो आपने देखा किस तरह से डीटीसी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो रहा है, लेकिन बस स्टैंड के हालात बद से बदतर हैं। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।